हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना एक और न्यू सेशन जो कि होने वाला है हमारा सेट नंबर 7। इसमें हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में करते हैं। हमारा इन मॉक टेस्ट जो ये सीरीज चल रही है, इसमें हमारा टारगेट क्या है, 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड करना इन मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू। अगर जिस भी बच्चे ने ये 4000 प्लस मॉक क्वेश्चंस लगा लिए, उसका स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। हम इसमें स्टैटिक जीके कवर तो कर रहे हैं, स्टैटिक जीके तो हमारा 100% कवर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें जीके भी हमारा कवर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द सेक्शन हमारा जीके का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में ना करें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा हमने और उसका आंसर हमने टिक लगा दिया, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक हम उस क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन आया किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और जैसे कि मान लो जो क्वेश्चन है हमारा वो नदियों से रिलेटेड आया, ठीक है, रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। अब जब तक हम भारत की सारी नदियों को ना देख लें, या फिर जहाँ की भी नदी का क्वेश्चन आया है वहाँ की इंपॉर्टेंट फेमस नदियों को ना देख लें, नदियों पे बने बांध परियोजनाओं को ना देख लें, तब तक क्वेश्चन करने का फायदा ही नहीं है ना। पर्टिकुलर क्वेश्चन करने से क्या होगा, जो जैसे कि अगर कोई किसी भी नदी से कोई क्वेश्चन आता है, उस नदी पर बने हुए सारे बांधों को अगर हम कवर कर लें, उस पर बनी हुई सारी परियोजनाओं को देख लें, वो नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है ना, कौन कौन से स्टेट्स में बहती है, ये सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है। ठीक है, जब तक हम किसी भी क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं करेंगे ना, तो वो सारी चीज क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। कोई फायदा नहीं है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जितने जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको सबको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना रैपिड फायर सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है। तो ये जो है धोती और गमछा असम के देशज वस्त्र का प्रतीक है ना। सबने सुना होगा आई थिंक गमछा, तो है ना। तो जो असम का गमछा है, इसको क्या है, जीआई टैग भी मिला हुआ है, असम का जीआई टैग मिला हुआ है असम के गमछा को। भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति जिसको सिक्योरिटीज भी कहते हैं, और विनिमय बोर्ड बोर्ड कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। अब आप बोलोगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या है, तो मैं बोलूंगी कि ये है सेबी। अब इसके नाम से तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। भारत की जो इसकी स्थापना कब हुई थी, सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1888 में। कब हुई थी, 12 अप्रैल 1888 में। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, अधिनियम 1992, अधिनियम 1992 के तहत सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी इंग्लिश में तो इसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। ठीक है, जब जब ये अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत इसको क्या मिली थी, वैधानिक मान्यता मिली थी। और मान्यता कब मिली थी, इसे 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। तो यही क्वेश्चन था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, मतलब कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वत में बनिहाल दर्रा स्थित है। अब बात आई है दर्रों से रिलेटेड, है ना। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले तो जब हम देख लेते हैं कि बनिहाल दर्रा तो स्थित है हमारा पीर पंजाल में,
और पीर पंजाल कहाँ पर है? हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं भारत के वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि दर्रे किसे कहते हैं, दर्रा होता क्या है? अगर मैं आपको नॉर्मल पढ़ा देती हूँ, चलो, कि ये वाला दर्रा यहाँ पर है, ये वाला दर्रा यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, उससे क्या फायदा होगा? जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये नहीं सीखेंगे कि दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है, और कौन कौन से दर्रे कहाँ पर है, तब तक हमारा क्वेश्चन पूरा थोड़ी होगा, है ना। तो दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच, ये एक पहाड़ दूसरे पहाड़, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का जो मार्ग होता है, जो उनको जो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है, जो दो पहाड़ों का या दो देशों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में था, जो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और भी और भी दो दर्रे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक है खारदुंगला दर्रा। कौन सा है? खारदुंगला दर्रा, जो कि है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और एक है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो कि है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये तीन दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से। और भी तीन दर्रे हैं जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के और भी तीन दर्रे हैं जो कि बहुत फेमस है और अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ये दर्रे। जैसे कि एक का नाम है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचर दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर आपने कई सारे अगर मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगाए हुए हैं तो आप भी कहोगे कि यस मैम आप सही कह रहे हो, ये जो दर्रे हैं ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। शिपकीला दर्रा, अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। पहले कहाँ क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आगे क्या आ रहा है? हिम आ रहा है। क्या आ रहा है? हिम। और हिम का मतलब क्या होता है? आइस होती है। क्या होती है? आइस होती है ना। तो जब जहां पर आइस पड़ती है तो लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? आइस के बड़े बड़े गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं, है ना। तो किला बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आइस से किला बना लेते हैं। तो शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और किला कैसा बनाते हैं? बड़े बड़े किले बनाते हैं, बड़े बड़े। हिमाचल प्रदेश में हिम से बड़े बड़े किले बनाते हैं। तो बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब जब बच्चे ऐसे ऐसे किले बनाते हैं, कोई छोटा बनाता है, कोई बड़ा किला बनाता है, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं उनसे। तो रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आगे अगर ऐसे ही ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक है अरुंधति रॉय। ये क्या है? ये एक बुक है जिसको किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक, जो अल्पसंख्यक होते हैं, है ना, किसी भी कंट्रीज के जो माइनॉरिटीज होते हैं, बहुत ही कम संख्या में जो लोग होते हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का प्रबंधन करने का अधिकार देता है? कौन सा आर्टिकल है? तो वो है हमारा आर्टिकल 30, जो है अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि आप अपना अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड या अपने कल्चर से रिलेटेड आप कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हो। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप कहोगे कि मैम आर्टिकल नंबर 32 मैंने बहुत सुना सुना सा लग रहा है। कि बिल्कुल आपने सुना है, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, कौन थे वो? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना भी की है। भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को क्या कहा था कि अनुच्छेद जो 32 है ये भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? अब बात आई है कावेरी नदी की और बात आई है उद्गम से रिलेटेड, है ना, कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है। तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब बात आई है कावेरी नदी की, तो हम कावेरी नदी को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कावेरी नदी कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है ना, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, ये सब देखो। कावेरी नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? सबसे पहले कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, केरल नहीं, पौंडुचेरी तमिलनाडु में है। ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से होकर जो हमारी कावेरी नदी है वो फ्लो करती है। जो कावेरी नदी इंडिया के कौन से रीजन में है? साउथर्न रीजन में, यानी कि दक्षिण की नदी है कौन? कावेरी नदी। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका ओरिजिन है। किसका? कावेरी नदी का। अगर हम कावेरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है। अब कावेरी नदी पर बने, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, जो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से बहते बहते पहले आई कर्नाटक स्टेट में, फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और आगे बहते बहते फिर आ गई वो तमिलनाडु स्टेट में, तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो कावेरी नदी है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वो गिरते समय क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है। अब कावेरी नदी के ऊपर जो वाटरफॉल है वो देख लेते हैं। कावेरी नदी के ऊपर मेन अगर हम देखें तो दो वाटरफॉल है। एक का नाम है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है कावेरी नदी पर है। एंड द सेकंड वाटरफॉल इज शिवांशम। शिवांशम वाटरफॉल कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। एंड मुकेंदु वाटरफॉल भी कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है। कावेरी नदी पर दो परियोजनाएं बनाई गई हैं। दो परियोजनाएं बनाई गई हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं कि ये परियोजना कौन सी नदी पर बनाई हुई है। ये परियोजना कौन सी नदी पर है, ये अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक है हमारा कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर है। एंड मैसूर सागर, एंड मैसूर सागर जो बांध है वो भी कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? कौन से अम्ल के कारण जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है, उसके वातावरण में कैसे सफेद और पीले बादल रहते हैं? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है? अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि भारत क्या है? जो हमारा देश है भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक प्रायद्वीप है। सुना है आपने, है ना? अक्सर ये किसी भी चैप्टर का पहला लाइन ये होती है ना, भारत एक प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, इस टाइप से ये हो गया हमारा भारत। ठीक है। अब भारत इस साइड से इस साइड से इस साइड से वेस्टर्न साइड से भारत घिरा हुआ है अरब सागर से। किससे घिरा हुआ है? अरब सागर से। एंड साउथ में भारत घिरा हुआ है
हिंद महासागर से। किससे घिरा हुआ है? हिंद महासागर से। एंड वेस्ट ईस्टर्न जो ईस्टर्न साइड से भारत किससे घिरा हुआ है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो भी भूमि का हिस्सा तीन तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वह एक प्रायद्वीप बन जाता है। जैसे कि भारत भी एक प्रायद्वीप है। इस साइड है हमारा अरब सागर, ईस्टर्न साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल एंड साउथर्न साइड है हमारा हिंद महासागर। इसीलिए भारत भी एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो पानी से कितनी तरफ से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है। तो जो हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? जो ह्यूमन बॉडी है वो 7.0 से लेके 7.8 तक के पीएच के बीच में काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? ये आर्टिकल जो है कौन सा है? जो अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है कि अगर किसी भी नागरिक को कोई सम्मान मिला है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, तो कोई भी इंसान अपने नाम के आगे या फिर नाम के पीछे उस अवार्ड का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है आर्टिकल 18A में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताओ हमारा पढ़ने का क्या फायदा होगा अगर हम सिर्फ हमारा इस क्वेश्चन को पढ़ने का क्या फायदा होगा अगर हम सिर्फ आर्टिकल नंबर 18A पढ़ लेते हैं कि ये अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। जब तक हम अदर आर्टिकल्स को नहीं देखेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखो आर्टिकल 18A में बताया हुआ है अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स एंड 17 और 19 देख लेते हैं, है ना, जो ऑप्शन में भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 18 जो है अबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है एंड आर्टिकल 19 जो है राइट टू स्पीच की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट टू स्पीच की बात करता है। एंड जो आर्टिकल 17 है वो अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात करता है कि भेदभाव के अगेंस्ट बात करता है, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है? तो जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान में क्या करते हैं? जीवाश्म विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी भी कहते हैं, पेरियोंटोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं, एक सेकंड अभी बताते हैं। पैलियोंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। ये क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें क्या करते हैं, जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो एग्जिस्टेड हो चुके हैं, जो पहले ही बहुत पहले ही जो जो एग्जिस्ट में नहीं है, जैसे कि डायनासोर जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पहले एग्जिस्ट करते थे। तो जो भी ऐसे जानवर हैं, जो भी ऐसे प्लांट्स हैं, है ना, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था कि भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है। अब डायनासोर्स कैसा है, कौन से कैसा जानवर है जो अभी इस प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता? प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो पैलियोंटोलॉजी जो है जानवर, तो पैलियोंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डायनासोर्स। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान जिसे हम कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने एक अच्छा ये स्लाइड आपको थोड़ी ब्लर दिख रही है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ये आई थिंक इसका जो फोटो क्लियर नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। निम्नलिखित में से
किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम का पहला परीक्षण किया? किस चीज का? प्लैटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की। किस चीज की खोज की? त्रिकों की खोज की, जिसमें तत्वों को आवर्त सारणी में विकास हुआ। जिसके तत्वों को किस किस चीज का विकास हुआ? आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो वो कौन था? डेबी राइनर, आपने नाम सुना होगा। डब राइनर जो थे, इन्होंने त्रिकों की खोज की थी। ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये जो किसने किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि जनगण मन किसने लिखा, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है ना। लेकिन हमने आज तक ये नहीं पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री हैं। ठीक है। इन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी हैं जो कि बहुत ही इनकी फेमस हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो इनकी पोएम है वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज सभा का खेल। सभा का खेल किसके द्वारा रचित पोयम है? वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में वसंत किसने किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वदेश के प्रति। स्वदेश के प्रति किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बोल उठी बिटिया मेरी। बोल उठी बिटिया मेरी किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झंडे की इज्जत में। झंडे की इज्जत में। झंडे की इज्जत में किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे ही सेम इनके साथ भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभा का खेल किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जलियांवाला बाग में वसंत किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान। स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान। बोल उठी बिटिया मेरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जो थोड़े फेमस होते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेड ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव्स किस वर्ष व्यापार किया गया था? किस वर्ष में व्यापार किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो पहला विनिमय था किस वर्ष किया गया था? वो किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जिनको बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नहीं है। देखो नोकरेक जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, जो कि कहाँ पर आता है? नोकरेक पड़ता है गारो हिल्स में। गारो हिल्स, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। तो नोकरेक जो है एक बायोस्फीयर है मेघालय का नोकरेक। ठीक है। अचानक मार कहाँ का है? एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक मार। और अगस्त मलाई जो बायोस्फीयर है
ये है वेस्टर्न घाट का। कहाँ का है? वेस्टर्न घाट का बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्थमलाई। लेकिन दाचिंगम एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? दाचिंगम इज नॉट अ बायोस्फीयर। अब आप कहोगे कि मैम आपने पूरा क्वेश्चन समझा दिया, लेकिन हमें ये नहीं समझाया कि बायोस्फीयर क्या होते हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व विश्व भर में वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण से निर्धारित क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो वन्य जीव होते हैं और जो पौधों का संरक्षण के लिए एक क्षेत्र होते हैं निर्धारित, ठीक है। ये क्षेत्र उन जीवों के पर्यावरण में जीवन जीने की परंपरागत शैली को बहाल करते हैं, यानी कि जिस भी तरीके से जो इंसान जीता है, जो जो जीव जिस भी तरीके से इंसान, जो भी जानवर है वो जीता है, पेड़ पौधे जिस तरीके से जीते हैं, उसी जीवन शैली को ये आगे बहाल करते हैं, उसी जीवन शैली को ये आगे चलाते हैं जो उनके आसपास रहते हैं। ये क्षेत्र उनके आसपास की जैव विविधता का, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अपने आसपास के जो जैव विविधता की संरक्षण करते हैं। जहाँ पे भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ही प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, है ना, जहाँ पर बहुत ही टाइप के अलग अलग विविधता के जीव जंतु मिलते हैं, उन स्थान को सुरक्षित करने के लिए, उन स्थान को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अंटार्कटिक होम द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? अंटार्कटिक होम ऑफ द वेदास की पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दिया गया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की फेमस बुक भी है, एक फेमस बुक भी है जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ जाती है, पूछ ली जाती है, वो है वैदिक कोनोलॉजी। वैदिक कोनोलॉजी गीता रहस्य। वैदिक कोनोलॉजी गीता रहस्य जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से रिलेटेड एक स्वतंत्र पद का प्रदान करता है? स्वतंत्र की कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सीएजी जो है भारत के लेखा नियंत्रक जो है उनको एक स्वतंत्र पद है, उनका एक स्वतंत्र पद से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आर्टिकल 148। कौन सा है? आर्टिकल 148। अब आप बोलोगे कि मैम ये बताओ कि आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से रिलेटेड है, धन विधेयक से रिलेटेड है आर्टिकल 110, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पीएम 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया? क्या पीएम 2.5 एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में स्वशामक नलिका यानी कि साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? यानी कि किसने ये डिवाइस बनाया पीएम 2.5 जो कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया था देबायन साहा ने। किसने बनाया था? देबायन साहा ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है?
महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? वो है अहिल्याबाई होलकर। कौन है? अहिल्याबाई होलकर। अब आप बोलोगे कि मैम ये कुछ क्वेश्चन जो है हमें कुछ समझ नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ। जो अहिल्याबाई होलकर थी, उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ था। 1725 में उनका जन्म हुआ था। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, जो कि प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडे राव की धर्मपत्नी थी। उन्होंने महेश्वर की राजधानी बनाकर शासन किया। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया, ठीक है, और वहां पर शासन किया। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। अब अहिल्याबाई होलकर मेन रूप से कौन से साड़ी के लिए जानी जाती थी? मेन रूप से ये माहेश्वरी साड़ी से संबंधित थी। माहेश्वरी साड़ी के लिए जानी जाती थी। कौन? अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बार के विश्व चैंपियनशिप स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविस। कौन? निकोल डेविस किस देश के हैं? जो निकोल डेविस हैं वो मलेशिया देश के हैं। देखो, जो हमने एक क्वेश्चन किया था दीपा कर्माकर से रिलेटेड, है ना, कि दीपा कर्माकर का संबंध कौन से खेल से है ना, और दीपा कर्माकर का संबंध कौन से राज्य से है। और 2016 में जो पहली भारतीय जिम्नास्टिक 2016 के ओलंपिक में क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक बनी दीपा कर्माकर, है ना। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है। 8 बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं कौन? निकोल डेविस। निकोल डेविस जो कि किस चीज के खिलाड़ी हैं? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये किस देश से संबंधित है? तो ये मलेशिया देश से संबंधित है। जैसे कि दीपा कर्माकर का संबंध किससे था? त्रिपुरा राज्य से था। किससे था? त्रिपुरा राज्य से था। इसी तरह निकोल डेविस का संबंध मलेशिया राज्य से है। अब हम मलेशिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। द कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कोलालमपुर। कोलालमपुर मलेशिया की कैपिटल है। मलेशिया की करेंसी है मलेशियाइन रिंगित। क्या है? मलेशियाइन रिंगित। एंड द पीएम ऑफ मलेशिया है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम मलेशिया के पीएम है। तो यहाँ पर एंड होता है हमारे सेशन का। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि क्या होगा, जो भी वीडियो हम आगे अपडेट करेंगे, जो भी वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो जैसे ही वीडियो आती है आप तुरंत की तुरंत उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए।